नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। नई तकनीक, नए शोध और राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के मंत्र, इसके अलावा खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, ये सभी बातें हम आपके लिए कृषि दर्शन में लेकर आते हैं। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, उसके बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। भूखमरी की वजह से लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। खासतौर से बच्चे और महिलाओं पर इसका खासा असर है। इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को हर साल $3.5 ट्रिलियन की चपत लग जाती है। कुपोषण के पीछे गरीबी बहुत बड़ा कारण है। ऐसे में लोगों को किफायती और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराना होगा। ऐसा करते हुए प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता का भी संरक्षण जरूरी है। हालांकि बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन के बीच ऐसा कर पाना चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरी ओर भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में कम होती जोत की जमीन भी बड़ी चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि छोटे किसानों को प्रशिक्षण, नवाचार, तकनीक और पैसे तक उनकी पहुंच से हालात बेहतर बनाए जा सकते हैं। वैसे हमारे कृषि संस्थान और भारत सरकार दोनों ही प्रशिक्षण, नवाचार और तकनीक पर जोर दे रहे हैं। हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के लिए दिए गए 1 लाख करोड़ के पैकेज से पैसे तक किसानों की पहुंच के भी अवसर प्रदान किए गए हैं। साथ ही इसे दूर करने के लिए भी भारत सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान चलाया है। इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। इसी साल सरकार ने भारतीय पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की। इसका मुखिया नीति आयोग के उपाध्यक्ष को बनाया गया। इसका काम देश में पोषण संबंधी चुनौतियों को लेकर नीति बनाना है। इसके अलावा नवंबर 2017 में केंद्र सरकार ने पोषण अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में पोषण सुधार था। कुपोषण से लड़ने में देश को कुछ कामयाबी हाथ लगी है। 2015 और 16 में तैयार की गई राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से कम उम्र वाले 35.7% बच्चों का वजन कम पाया गया, जबकि 38.4% बच्चे अविकसित थे। जबकि 2016 से 2018 के बीच की रिपोर्ट में कम वजन वाले बच्चों की संख्या घटकर 33.4% और अविकसित बच्चों की संख्या 34.7% रह गई। इसी तरह थकान संबंधी शिकायतें करने वाली 15 से 49 साल तक की महिलाओं की संख्या में भी कमी दर्ज की गई। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके 2 मकसद हैं। पहला, परस्पर सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों में पोषण अभियान में आयुष प्रणालियों को एकीकृत करना और दूसरा, आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष प्रणालियों के सिद्धांतों और प्रथाओं के माध्यम से कुपोषण पर नियंत्रण करना। इसके अलावा निकट भविष्य में प्रत्येक आंगनवाड़ी में न्यूट्री गार्डन और औषधीय उद्यान स्थापित किए जाएंगे। स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। चूंकि कुपोषण की ज्यादा समस्या बच्चों और महिलाओं में है, इसलिए मिड डे मील जैसी योजनाओं की अहमियत और भी बढ़ जाती है। वहीं इस बार सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण, एनीमिया और पोषण संबंधित बीमारियों को कम करना है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का कहना है कि दुनिया भर में 30,000 तरह के खाद्य पौधे हैं, लेकिन वर्तमान में 66% भोजन के उत्पादन की जिम्मेदारी केवल 9 पौध प्रजातियों पर है। यही वजह है कि विशेषज्ञ और ज्यादा प्रजातियां उगाए जाने की बात कह रहे हैं, ताकि लोगों का ठीक से पोषण हो सके। हालांकि उत्पादन की दिशा में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। साल दर साल कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, बल्कि कई फसलें घरेलू खपत से ज्यादा पैदा हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देश में भोजन की कमी नहीं है,
बस जरूरत इस बात की है कि ये पोषण युक्त हो और स्वास्थ्यवर्धक हो। विश्व खाद्य दिवस ऐसा दिन है जब 150 से भी अधिक देश वैश्विक भुखमरी को समाप्त करने के लिए समर्पण का ऐलान करते हैं। दुनिया भर में हर साल 5 साल तक की उम्र के लाखों बच्चे कुपोषण संबंधी कारणों के चलते काल का ग्रास बन जाते हैं। 16 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य एवं कृषि संगठन की शुरुआत की थी। इसी की स्थापना तिथि को विश्व खाद्य दिवस के लिए चुना गया। विज्ञान और किसान में अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको इस माह का कृषि कैलेंडर। आइए देखते हैं कि इस महीने में कृषि संबंधी कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आलू की बुआई के लिए यह समय अनुकूल है, अतः आवश्यकता अनुसार आलू की किस्मों की बुआई कर सकते हैं। आलू की बुआई के दौरान कतारों से कतारों तथा पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई से पूर्व बीजों को मैंकोजेब 2.0 ग्राम तथा कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर घोल में प्रति किलोग्राम बीज 5 मिनट भिगो कर रखें। बुआई के पूर्व बीजों को किसी छायादार स्थान पर सूखने के लिए रख दें। आलू की उन्नत किस्मों में कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी आदि शामिल हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ है कृषि दर्शन में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में हर बार हम आपको कामयाब किसान की कहानी दिखाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ बेहतर किया है और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने हैं। आइए देखते हैं आज किस महिला किसान की कहानी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। भोपाल से लगभग 80 किलोमीटर दूर होशंगाबाद जिले में स्थित है सोमलवाड़ा, जो कि इटारसी तहसील में आता है और इसका विकास खंड है केसला गांव। बेंगलोर के तुमकुरू में आयोजित एक बड़े समारोह में प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2016-17 में गेहूं के उत्कृष्ट उत्पादन के लिए श्रीमती कंचन वर्मा को 2 लाख रुपए की राशि के साथ प्रमाण पत्र भेंट किए। वर्ष 2016-17 में गेहूं उत्पादन के लिए चुनी गई श्रीमती कंचन वर्मा ने बचपन से ही बड़े बड़े गेहूं के खेतों को देखा था। इन्हें बड़े प्यार से निहारती, दौड़ लगाती इनके बीच और छुपन छुपाई खेलती। कंचन वर्मा को गेहूं की खेती से इतना लगाव हो गया था कि वे शादी के बाद अपने सामने ही गेहूं की बुआई करवाती और नई तकनीकी के हर प्रशिक्षण में भाग लेकर उत्पादन बढ़ाने के गुर सीखती। जी हाँ, इनका परिवार खेत पर ही रहता है। शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए वर्मा परिवार के हर छोटे बड़े सदस्य ने पर्याप्त पढ़ाई की है। इनके पति स्वयं कानून विषय के ग्रेजुएट हैं। एक बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी खेती के कामों में हाथ बटा रहा है और दूसरा बेटा भी अध्ययनरत है।
वर्मा परिवार द्वारा 70 एकड़ भूमि में गेहूं लिया जाता है और 30 एकड़ भूमि में सब्जियों एवं फलों का बगीचा लगा है। कंचन वर्मा और उनके परिवार कृषि विभाग से प्राप्त समझाइश की सराहना करते हुए कभी भी गेहूं की नरवाई नहीं जलाते। इसे रोटावेटर से बारीक कर खेतों में ही छोड़ दिया जाता है, जो जैवांश में बदलकर भूमि की संरचना को सुधारता है और उर्वरा शक्ति में वृद्धि भी करता है। जिस खेत में कंचन वर्मा ने यह चमत्कारिक उत्पादन लिया, उसमें पिछले 5 सालों में केवल सब्जियां ही बोई गई थी। इस बार गेहूं बोने का निर्णय लेकर इसमें अच्छे उत्पादन का बीड़ा कंचन ने खुद उठाया। गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट की कोई कमी नहीं थी। कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि भी सीखी थी। केंचुए भी प्राप्त हुए थे। जल्दी ही इनकी संख्या बढ़कर लाखों केंचुओं तक पहुंच गई। तो इस बार कंचन वर्मा ने एक बीज बड़े ही चाव के साथ अपने हाथों से बोया। तरीका वैसा ही था जैसा धान की खेती में अपनाया जाता है। पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 इंच रखी गई। इस प्रकार 40 किलो बीज 1 एकड़ में उपयोग किया गया। गेहूं की नई किस्म HD 322 लगाई गई। अपनी मेहनत से उगता एक पौधा देखकर कंचन वर्मा बहुत खुश होती थी। अचरज तो तब हुआ जबकि एक पौधे में 40 से 50 कूचे निकल आए। उनकी मेहनत पूरी तरह सफल हुई और उन्हें 1 एकड़ में 44 क्विंटल गेहूं प्राप्त हुआ। ये इनके जिले की औसत उपज 30 से 35 क्विंटल से बहुत अधिक था। राज्य के राष्ट्रीय औसत से भी बहुत ज्यादा। कृषि कर्मण अवार्ड प्रधानमंत्री से हासिल कर लौटी कंचन वर्मा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। ये आज भी अपने कामों में तल्लीन रहती हैं। फलती फूलती सब्जियां और पेड़ पर लगे फल इन्हें बहुत लुभाते हैं। कंचन वर्मा ने निश्चय किया है कि वे अपने इस ज्ञान को खुद तक सीमित न रखकर अन्य किसानों को भी प्रशिक्षण देंगी। आज के इस दौर में वो तकनीक को इस्तेमाल करके अपने ज्ञान और समझ से जीवन के हर मोड़ को पार कर रही हैं और एक सफल महिला कृषक के रूप में दुनिया के सामने हैं। उनको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना। देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है। अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है। और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं। और मिट्टी की गुणवत्ता को
बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब समय हो गया है फार्मिंग इंडिया का। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे नए कृषि कानूनों के बारे में जिन्हें मील का पत्थर बताया जा रहा है। इसे कृषि के क्षेत्र में बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें इससे जुड़ी हुई, आइए जानते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। ये कानून मंडी में सुधार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से जुड़े हैं। इस कानून से खेती किसानी एवं किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में मंडी के अंदर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। ये तीनों कानून आए हैं उसमें एक एक करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। जो पहला कानून है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का जो किसान की उपज का है उसको खोला गया, उसकी बंदिशें हटाई गई हैं। किसान अब नए कानून को आने के बाद मंडी में भी अपनी उपज बेच सकता है अगर मंडी में उसको अच्छा मूल्य मिले, पर मंडी के बाहर भी किसी वेयर हाउस से, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री के ऊपर, किसी अन्य राज्य के व्यापारी को जो बहुत अच्छा मूल्य दे रहा हो, या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, इन सभी वैकल्पिक संस्थाओं में, वैकल्पिक व्यवस्थाओं में भी अपनी उपज को बेच पाएगा। जिसका अर्थ है कि जो पहले उसको सुविधा उपलब्ध थी, मंडी की सुविधा, एमएसपी पर बेचने की सुविधा, वो तो है ही, उसके अलावा अन्य विकल्प खुलने से अगर उसको अच्छा मूल्य किसी अन्य विकल्प से मिलता है तो वो मूल्य को ले पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में अपनी उपज को बेच पाएगा। नई टेक्नोलॉजी भी आ पाएगी। ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब सभी क्षेत्रों में आ गए हैं। हर चीज़ का जो व्यापार है वो अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे होता है। तो कृषि उत्पाद जो किसान के हाथ में है उसका व्यापार क्यों ना ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो, इसलिए ये सोचा गया कि ये व्यवस्था भी कानूनी तौर पर किसान को उपलब्ध कराई जाए। वो अब इस कानून में उपलब्ध कराई गई है। किसान के अधिकारों का सुरक्षित रखा गया है। उसकी पेमेंट समय पे हो, अगर उसकी पेमेंट को में देरी होती है तो जो व्यापारी है उस पर दंड का प्रावधान हो। जो फसल बिकती है उसकी जो बिक्री का मूल्य है उसकी रसीद किसान को मिले। और अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समय पे हो और किसान को उसकी उपज का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में मिल पाए। अनुबंध खेती में किसान फसल तैयार होने से पहले ही अपने उत्पाद का व्यापारी से करार कर सकता है। इससे उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा। जो दूसरा कानून है जो फार्मिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड है, इस कानून में ये प्रावधान किए गए हैं कि किसान जब बुआई करते हैं तो बुआई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए अपनी फसल, आने वाली फसल को बेच पाएँ, उसके लिए एग्रीमेंट कर पाएँ। ये व्यवस्था कुछ हद तक पहले भी थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में होता था, पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था थी उसमें कोई एक यूनिफॉर्म कानून, एक समान कानूनी व्यवस्था पूरे देश में नहीं थी। वो व्यवस्था इस कानून से लागू की गई है। अब किसान बराबरी पर आकर जो कॉरपोरेट है, प्रोसेसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता है, ऐसी फसल को उगा सकता है जिसका मूल्य उसको अच्छा मिले। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आधारभूत ढांचा, लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने और क्षमता निर्माण के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया गया है। आइए देखते इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी।
1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको ट्विटर के वो संदेश दिखाते हैं जो कि खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको आज क्या खास है ट्विटर प्लेट में। पीएम नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे एवं हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में राष्ट्र को समर्पित करेंगी। कई किसानों का प्रश्न है कि धान में गलका रोग और तना छेदक, ये दोनों समस्याएं बिहार में इस समय काफ़ी बड़े क्षेत्रों में आ रही हैं। जो गलका रोग है वास्तव में ये शीथ ब्लाइट होता है, यानी पत्ती का आवरण झुलसा या पत्ती का झुलसा कहते हैं। बिहार में किसान भाई इसको गलका कहते हैं। इसमें जो पत्ती का आवरण होता है जो तने से लिपटा होता है उस पर भूरे रंग के चौड़े चौड़े धब्बे बनते हैं और फिर बाद में पूरी पत्ती भूरी होकर सूख जाती है और आखिर में आपका पूरा पौधा भी सूख जाता है। इसको गलका रोग कहा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप प्रोपेकोनाजोल, ध्यान से सुने, प्रोपेकोनाजोल 1 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी, इसका घोल बनाए 500 लीटर और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़क दें। कृषि दर्शन में अब समय हो गया है कृषि जगत से जुड़ी हुई रोचक जानकारियों का। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी नई जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में महिला किसान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल, अपर सचिव डॉक्टर अलका भार्गव, मंत्रालय के संयुक्त सचिव अलकनंदा दयाल, शुभ्रा ठाकुर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉक्टर प्रशांत अरमोरीकर एवं अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं का योगदान कृषि में अहम है। महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जोड़ना कृषि क्षेत्र में, उसके लिए प्रमुख मापदंड है, प्रमुख पड़ाव है, क्योंकि जो आज की तारीख में लेजिस्लेटिव चेंजिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के बहुत अवसर सृजित करते हैं। ये रोजगार के अवसर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो अधिकाल महिलाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बने हुए हैं, उनके माध्यम से कृषि क्षेत्र के विपणन व्यवस्था के बारे में कन्वर्ज करके ग्राम विकास के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव डॉली चक्रवर्ती ने कहा, आज हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे कृषि से जुड़े हुए जितने प्रगतिशील महिला हैं और जितने महिला उद्यमी हैं जो हमारे देश के कृषि को आगे ले जा रहे हैं, उनको बधाई देना, उनका अभिनंदन करना
और उन्होंने जो इतनी बड़ी एक भूमिका अदा की है उसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज़ करना। तो आज हमने ये पूरा कार्यक्रम हमने अपने मंत्रालय में मनाया। हमारे माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इसका संचालन किया और हमारे सचिव श्री संजय अग्रवाल जी भी हमारे साथ थे। और जैसा कि आपको पता है कि कृषि मंत्रालय में आज के दिन बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल में हम महिलाएं हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब अधिकारी एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां बहुत ज़्यादा महिलाएं इस क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। पिछले 3 वर्षों से विभाग महिला किसान दिवस का आयोजन कर रहा है। इससे जो भी महिला किसान अच्छा काम कर रही है अपने अपने राज्यों में, वो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जिसमें डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, कृषि, ऐसे किसानों का जो अच्छा कार्य है उनको यहाँ प्रदर्शित करने का एक अवसर मिलता है। आज इस अवसर पर हमने देश के कई राज्यों की जो सफल किसान थे, महिला किसान हैं, और जो कृषि के क्षेत्र में महिला उद्यमी है, उनके साथ संवाद स्थापित किया। जहां बात करते हैं महिला कृषकों की, तो शुरुआत होती है घर के गृहस्थी से लेकर के खेतों से लेकर के उद्यमिता तक। जो महिलाएं हैं वो खेतों में भी हैं, अपने घर के सारे कार्य करती हैं, फिर खेतों में जाकर के वो हर तरह से खेतीहर की तरह कार्य करती हैं। हर तरह से अपने पुरुष सदस्य का, घर में कोई भी सदस्य, कोई भी किसान है, चाहे वो उसका अपना खेत है, वो हर प्रकार से खेतों में कार्य कर रही है। चाहे तो बुआई है, कहीं पर वो कटाई करती है, कहीं मूल्य संवर्धन करती है, कहीं वैल्यू एडिशन की पूरी चेन को मैनेज करती है। कृषि को लाभकारी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप नई तकनीक को अपनाएं, लेकिन ये जानकारियां कहां से मिलेंगी? जी हाँ, ये जानकारियां आपको मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी प्राप्त हो सकती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसी कृषि संबंधी मोबाइल ऐप के बारे में। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट NAM भारत सरकार द्वारा परिवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि जिन्सों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों को नेटवर्क करता है। मोबाइल ऐप का उद्देश्य व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाना, किसानों के लिए स्मार्टफोन पर संबंधित जानकारी प्रदान करना है। ENAM मोबाइल ऐप व्यापारियों द्वारा बोली लगाने की सीमित सुविधाओं के लिए जारी किया गया है। ENAM मोबाइल ऐप पर व्यापार से संबंधित जानकारी देखने के साथ एक नई बोली दर्ज कर सकते हैं या अंतिम बोली मूल्य बदल सकते हैं। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कृषि दर्शन से आपको मदद मिल रही होगी। कृषि दर्शन का नया एपिसोड और नई जानकारियां लेकर फिर होंगे आपके साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।